नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन फिर एक मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, शुरुआत करते हैं सन परिवार के उर्दू से तासुब से। नाजरीन, आपको बता दें, चंद माह कबल महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने उर्दू साइन बोर्ड्स को लेकर दायर की गई एक रिट पिटिशन के जवाब में ये कहा था कि हिंदुस्तानी ज़बान उर्दू है। उर्दू कोई गैर मुल्की ज़बान नहीं है, बल्कि एक हिंदुस्तानी ज़बान है। उसके बावजूद संघ परिवार का उर्दू से तासुब, इसकी वजह क्या है? दरअसल वजारत इत्तलात और नशरियात MIB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की जानिब से टेलीविज़न चैनलों को एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि उर्दू अल्फाजों के इस्तेमाल से इज्तनाब करें। तो नादरीन, इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। देखिए, यकीनन देखिए, तासुब की जो हदें हैं वो सारी की सारी पार की जा रही हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखिए, जैसे कि अब एक नया मामला आ गया है कि उर्दू का मसला है। देखिए, इससे पहले भी जैसे कि अभी आपने तज़किरा किया कि महाराष्ट्र में एक पुणे के जो 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 है म्युनिसिपल दफ्तर था, उस पर उर्दू में लिखी हुई थी एक, मतलब एक मराठी, हिंदी, अंग्रेज़ी के साथ उर्दू में भी लिखा हुआ था कि मजलिस बल्दिया पुणे। जैसा कि जो है हर सरकारी दफ्तर पे लिखा होता है, हर महकमे पे लिखा होता है, तो ये भी जो है एक रवायत के तौर पे जो है वहाँ उर्दू में लिखा हुआ था। तो एक शख्स ने उसके ख़िलाफ़ अदालत में केस दायर किया था कि उर्दू में नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि उर्दू से हमें ग़ुलामी की बू आती है। पता नहीं कौन सी बू जो है उनको ग़ुलामी की आती थी, कि उन्होंने लिखा कि ये जो है मुग़लों की ज़ुबान है। हालांकि उसूल ये चाहिए कि अंग्रेजी ज़बान से उन्हें ग़ुलामी की बू आनी चाहिए, मगर वो अंग्रेजी के बजाय उर्दू से उन्हें ग़ुलामी की बू आ रही है। बिल्कुल, उर्दू से। तो हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा रिमार्क किया था। हाई कोर्ट ने उनसे कहा था कि उर्दू जो है इंडिया की ज़ुबान है, मीठी ज़ुबान है, उर्दू बेहतरीन ज़ुबान है और उसको जो है हटाने का कोई जवाब नहीं है। और ये जो सारी जो है आपकी दलीलें हैं, ये बेबुनियाद हैं, बकवास हैं। ये जो है आपकी कम इल्मी और कज फहमी को जो है ज़ाहिर करती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क था। यकीनन जो है एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो है साफ़ तौर पे कहा था कि उर्दू इतनी मीठी ज़ुबान है कि हम उर्दू के बग़ैर अपनी ज़बान को, हिंदी, अगर आप हिंदी को जो है समझते हैं तो हिंदी को उर्दू के बग़ैर आप मुकम्मल ही नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत सारी फ़िल्मों का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि हम महाराष्ट्र में हैं, मुंबई है, मुंबई जो है बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा मरकज़ है और बॉलीवुड से जो फ़िल्में बनती हैं, जो गीत बनते हैं, जो डायलॉग हमारी जो है नज़रों में आते हैं, वो सारे के सारे उर्दू और में स्पेशली नगमे जो हैं, जी बिल्कुल, गीत जो हैं, वो उर्दू की चाशनी के बगैर वो नगमों की तकमील मुमकिन नहीं है। जी बिल्कुल। जब जब भी उर्दू में गीत लिखे गए वो लाजवाल हो गए। आज भी लोग, आज नई नस्ल 1960 के 1970 के गीत गुनगुनाती है, बेसाख्ता गुनगुनाने लगती है और उन गीतों को सुन के लोग एक तरह से जो है एक सुरूर, एक जो है बेहोशी के आलम में चले जाते हैं, मदहोशी के आलम में। तो आज भी उन गीतों की चाशनी बरकरार है और आज के दौर में बहुत सारे गीतकारों ने, बहुत सारे जो है नगमा निगारों ने इसी तासुब की बुनियाद पे हिंदी में, गाड़ी हिंदी में गीत लिखने की कोशिश की थी, लेकिन वो कहाँ हैं गीत, आप बताइए। उर्दू के अल्फाजों के मिश्रण देखिए, उर्दू और हिंदी जो है वो उसको आपस में भाई बहनें कहा जाता है। उर्दू और हिंदी लिसानी एक बड़ी सकाफ़त है, लिसानी सकाफ़त है उर्दू और हिंदी, और हिंदुस्तान की एक अजीम सकाफ़त इसको हम कह सकते हैं, लिसानी सकाफ़त इसको कह सकते हैं। ये दोनों जो है साथ में पले बढ़े और जवान हुए और वो सुरखरू हुए, दोनों ज़बानें। यकीनन देखिए, अगर आप तासुब की नज़र से किसी भी ज़बान को अगर देखेंगे तो आपको उसमें बुराई ही नज़र आएगी। अगर तासुब के बजाय उसको अजीम सकाफ़त की नज़र से अगर आप देखेंगे तो यकीनन उसमें बुराई नज़र नहीं आएगी। दरअसल नाजरीन, थाने के एक बीजेपी कारकुन है SK श्रीवास्तव, उन्होंने 9 सितंबर 2025 उन्होंने शिकायत की थी
एक पोर्टल जो है जिसको CPGRAMS कहा जाता है, मैं उसका शॉर्ट फॉर्म, तफसील बड़ा नाम है उसका, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये पोर्टल है। वो पोर्टल पे उसने, उस शख्स ने, इसके श्रीवास्तव ने, थाने के रहने वाले, उसने शिकायत की थी कि चंद टीवी चैनलों के नाम लेकर उसने कहा था कि ये टीवी चैनल जो है 30% जो है अपने जो ब्रॉडकास्ट है उसमें उर्दू नशरियात जो है वो नशरियात में उर्दू का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी को लेकर कार्रवाई की गई। वजारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से ताज्जुब इस बात का है, वजारत इत्तलात और नशरियात इतने कम वक्फे में एक दरख्वास्त आती है शिकायत की और उस पर कार्रवाई भी करता है और तमाम टेलीविज़न चैनलों को एक सर्कुलर भी जारी करता है कि उर्दू अल्फाज के इस्तेमाल से इज्तनाब करें। बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी ये खबर आई थी कि दिल्ली में इससे 1 महीना पहले दबी साहब इसी नौइयत की खबर आई थी कि आज तक ABP जी और न्यू TV 18 इन चारों चैनलों को, सेम ये इन्हीं चैनलों को नोटिस जारी किया गया था कि आप जो है उर्दू का कम से कम इस्तेमाल करें, बल्कि उर्दू का इस्तेमाल तर्क कर दें। अब फिर एक जो है थाने का शख्स फिर जो है एक वहाँ पे अदालत में केस दायर करता है और ये शिकायत करता है कि हिंदी चैनलों में उर्दू इस्तेमाल की जा रही है। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की जानिब से फिर एक नोटिस जारी होता है, इनको कहा जाता है, इनसे कहा जाता है कि आप 30% अपनी खबरों में 30% उर्दू इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ना करें। अब इससे बड़ा जो है अलमिया और क्या हो सकता है। देखिए मतलब ये कि एक BJP के रुकन ने एक दरख्वास्त दायर की अदालत में, तो अदालत का काम था कि उसकी वहीं सरजनिश करता, उसको जो है जुर्माना आयद करता और दरख्वास्त को मुस्तरद कर देता। तो क्या हमारी अदालतें अब इतनी ताबे हो चुकी हैं हुकूमतों की या साहब इख्तिदार लोगों की कि वो उनका जहन माऊफ हो गया है? इतनी बचकाना दरख्वास्त पे वो जो है अगर नोटिस जारी करती है, MIB नोटिस जारी करती है, तो ये भी एक जो है बदकिस्मती है इस मुल्क की। और अगर कोर्ट जो है हिदायत जारी करती है अदालत, तो ये भी एक बदकिस्मती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है। और हम छोटी छोटी बात जिनका कोई सर पैर ही नहीं है, उन बातों पे उलझाया जा रहा है लोगों को। कभी लव जिहाद के नाम पे उलझाया जाता है, कभी गौरक्षा के नाम पे उलझाया जाता है, को मुंतशिर किया जा रहा है। असल जो मसाइल हैं जी, मसाइल जो है हिंदुस्तान की आवाम को, सजा साहब 1,35,000 30,000 रुपये लगभग जो है 10 ग्राम सोने के 1 तोला सोने का हो गया है। जी बिल्कुल, महंगाई देखिए आप, 2014 में जो है यही सोना 60-65,000 रुपये तोला था, तो डबल हो गया है ये। देखिए 2014 में 60-65,000 नहीं बल्कि 46,000 रुपये, 42 से 46,000 रुपये इसकी कीमत थी। और आज ये सोना 1,10,000 20,000 30,000 हो गया, 28 बिल्कुल 28,000 तक ये सोना पहुंच जाता है। तो ये जो असल जो मसले हैं कि एक आम आदमी की दस्तरस से जो है गोल्ड जो है सोना है वो दूर हो गया है। बिल्कुल, वो एक आम आदमी जो है, एक मुतवासित मिडिल क्लास आदमी, जिंदगी गुजारने वाला शख्स जिसकी तनख्वाह 30 से 35,000 रुपये है, वो अपना घर चलाते हुए अगर कुछ बचत के साथ अगर कुछ सोना वगैरह खरीदना चाह रहा है तो वो उसकी रसाई के बाहर हो गई ये चीज़ें। इसी तरीके से अशिया खुर्दनोश जो है वो दिन ब दिन बेतहाशा अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो ये तमाम मसाइल जो है, ये मसाइल के ऊपर बहस जिस तरीके से मौसर सेहतमंद बहस जिसके ऊपर होना चाहिए था वो बहस नहीं हो रही है। ज़राए अबलाग जो है ये तमाम चीज़ों को दरकिनार किए हुए है। और फिर अहम बात यह है कि जो बरसर इख्तिदार हुक्मरान सियासी जमातें हैं, उन जमातों के लिए भी ये जो अवामी मसाइल है वो मसाइल मुद्दा नहीं रहे हैं। वहाँ तो ये हो रहा है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उसको कोई एक शख्स थाने का रहने वाला SK श्रीवास्तव शिकायत करता है तो वो फौरन कार्रवाई करती है टीवी चैनलों को, ये जो है ये न्यूज़ बनती है, फिर इस पर बहस होती है और जो अहम मुद्दे हैं वो दबा दिए जाते हैं। बिल्कुल दबा दिए। तो ये यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि आप जो अहम मसाइल हैं वो मसाइल को मंजर आम पर लाए। इस तरीके की गुफ्तगू से या इस तरीके के सर्कुलर से शायद हो सकता है कि आप मिनिस्ट्री में जो बैठे हुए जो संघ परिवार की जहनियत के लोग हैं उनके दिल मुतमईन हो जाए, मगर हकीकत से अवामी मसाइल का इन तमाम चीज़ों से कोई हल होने वाला नहीं है।
बिल्कुल इससे कोई मसला हल होने वाला नहीं है। और ये बीजेपी और उसके जो है लीडर बखूबी जानते हैं कि इन मसाइल अपनी जगह हैं, तो उनको ऐसा मान लगता है कि जो है मज़हब में लोगों को उलझा दो, नफ़रत का जो है एक नई हैट, ऐसा मालूम होता है कि नफ़रत की एक नई हैट इस मुल्क में देने की कोशिश की जा रही है। कि अब देखिए छोटी छोटी बातों पे अगर लोगों को उलझाया जाएगा, छोटी छोटी बातों पे जो है नफ़रत की एक अजीब व गरीब जो है माहौल पैदा करने की कोशिश की जाएगी, तो ये तो समझ में आने वाली बात नहीं है। कितना नफ़रत करेंगे आप, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये पैदा होता है। देखिए अलमिया ये है कि यहाँ सिर्फ जो है एक आदमी की बात नहीं है, एक शख्स की बात नहीं है, एक इदारे की बात नहीं है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में जो है इसका शिकार हो जाता है तो इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है। और सबसे बड़ा अलमिया ये भी है, आपको याद होगा कि इससे पहले 6 महीने या 8 महीने पुरानी बात है, यूपी की असम्बली में अंग्रेज़ी को भी एक जो है हिंदी के साथ ऐवान की कार्रवाई की ज़ुबान का जो है दर्जा दिया गया था, इंक्लूड किया गया था। भोजपुरी और हिंदी के साथ अंग्रेज़ी को भी इंक्लूड किया गया था। तो वहाँ समाजवादी पार्टी के कुछ अरकान ने कहा था कि चूँकि उर्दू जो है लखनऊ की ज़ुबान है, असम्बली लखनऊ में है, उर्दू लखनऊ में पैदा हुई, इसलिए उर्दू को भी शामिल करना चाहिए ऐवान की कार्रवाई की ज़ुबान में। तो उस पे जो है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ आपे से बाहर हो गए थे और कहा था कि हम उर्दू पढ़ा के आप लोगों को कटमुल्ला बनाना नहीं चाहते। क्या अब हम उर्दू पढ़ा के जो है लोगों को कटमुल्ला बनाएंगे क्या? इस तरह का जो है उनका ऐवान में, असम्बली में जो है उनका रिमार्क था। तो ये कैसी कैसी सोच है इनकी, कैसे कैसा इनका हाल है। देखिए आज भी लोग जब 15 अगस्त आता है तो लोग जो गीत लगाते हैं वो गीत होता है कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या आप इसको जो है मुस्तरद कर सकते हैं? क्या आप इतनी बेहतरीन जुमले को क्या आप अपनी तारीख से, अपने मतलब है कि अपनी जश्न जो आज़ादी के जश्न से हटा सकते हैं? क्या आप अल्लामा इक़बाल की उस नज़म को जो है आप मुस्तरद कर सकते हैं जिसमें कहा गया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? अरे नहीं, आप राम प्रसाद बिस्मिल के उस शेर को आप नजरअंदाज कर सकते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किस तरीके से आप इसको फरामोश कर सकेंगे? यकीनन उर्दू के बगैर, देखिए सबसे पहला नारा इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो उर्दू का नारा है। ये देखिए हिंदुस्तान की जो आज़ादी की तो तारीख है, वो तारीख जो है भरी पड़ी हुई है, उर्दू से पटी पड़ी। उर्दू के जो रेशमी रुमाल जो है वो उर्दू में थी। ये ख़ास तौर पर जब हिंदुस्तान में उर्दू के हवाले से, उर्दू के ज़रिए से यौम जंग आज़ादी छेड़ी गई, आज़ादी की तहरीक छेड़ी गई, तो जब उर्दू की ख़त किताबत होती थी मुजाहिदीन जंग आज़ादी के दरमियान में, तो उससे खौफजदा होकर अंग्रेजों ने खुद हिंदुस्तान में उर्दू सीखने के लिए मराकिज़ कायम कर दिए थे। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें उर्दू पढ़ना, जैसा कि अभी हमने कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो ये उर्दू का बड़ा कारनामा है। उर्दू किसी और मुल्क की ज़बान नहीं है, हिंदुस्तान की ज़बान है। जितनी दीगर ज़बानें हिंदुस्तानी है उतना ही हक उर्दू का भी हिंदुस्तान पर है। यकीनन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल, देखिए दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ जहाँ उर्दू का डिपार्टमेंट है, आप जाके देखिए रवि साहब, चाहे जापान में, जापान की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उसके उर्दू डिपार्टमेंट में आप जाके देखिए, ऑक्सफोर्ड के उर्दू डिपार्टमेंट में आप जाके देखिए, कैम्ब्रिज के उर्दू डिपार्टमेंट में आप जाके देखिए। दुनिया में जहाँ जहाँ तालीम के गहवारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च के बड़े मराकज़ हैं, वहाँ आप जाके देखेंगे शोबे में तो साफ लिखा होगा कि उर्दू लखनऊ में पैदा हुई, दिल्ली में पली फूली, हैदराबाद में दुल्हन बनी। उर्दू का ताल्लुक जो है इंडिया से है। और फिर जो है जो गालिब है, हाली है, और फिर अल्लामा इक़बाल है, ये तमाम हिंदुस्तान के जो नामवर शोरा है जिन्होंने अदब के मैदान में अपना लोहा मनवाया, और आज तक भी जो है बड़े शौक़ और ज़ौक़ के साथ इन शोरा को न सिर्फ सुना जाता है बल्कि पढ़ा भी जाता है। तो खैर हमारी बहस कहीं और मुंतक़ल हो रही है सज्जाद साहब, तो इसको यहाँ पर हम इख्तिताम पजीर करते हुए ये कहेंगे कि संघ परिवार जो है उसकी ये कोशिश
कोशिश है कि वो अपना जो तासुब है वो उर्दू पर निकाल रहा उर्दू है। पर फ्रस्ट्रेशन हम इसको कहेंगे कि वो उर्दू से, अज़मत से, इस मुल्क की अज़मत से, इस मुल्क की तहज़ीब से, लाल किले से और जितने भी जो है हमारी उर्दू इमारतें को हैं, एक खास तौर पर एक मजहब से जोड़ने का जी काम किया जा रहा है, बिल्कुल जो बिल्कुल गैर मुनसिफाना बात है। उर्दू के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अगर उर्दू को सिर्फ एक मजहब के साथ अगर जोड़ देंगे तो ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि उर्दू दान जो है, जैसा कि मैंने अभी कहा, राम प्रसाद बिस्मिल भी उर्दू दान थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उर्दू दान थे, महात्मा गांधी उर्दू पढ़ते थे, बिल्कुल लिखते थे और ये जितने भी मुजाहिदीन जंग आज़ादी है तमाम उर्दू पढ़ने वाले थे, उर्दू लिखने वाले थे। तो उर्दू को किसी एक मज़हब से जोड़कर उर्दू की तौहीन ना करें और उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी ना करें। वजारत इत्तलात और नशरियात को अपना सर्कुलर वापस लेने की ज़रूरत है। उर्दू से इंसाफ अगर करना चाहते हैं, उर्दू को हिंदुस्तान की ज़बान, देखिए 2014 के बाद से जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है मुसलसिल, उन हालात में, ऐसे हालात में उर्दू के साथ मौजूदा हुकूमत का इंसाफ यकीनी नहीं दिखाई दे रहा है। मुतवक्का बिल्कुल तवक्को नहीं है कि ये जो हुकूमत है, मौजूदा मरकज़ी हुकूमत है, वो उर्दू के साथ इंसाफ करेगी, क्योंकि इस तरीके के जो, जैसा कि आपने कहा कि असेंबली में खड़े होकर एक चीफ मिनिस्टर, आईनी ओहदे पर फायज चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि उर्दू पढ़ाकर कटमुल्ला बनाना हम नहीं चाहते। तो ये लोग चाह रहे हैं कि उर्दू पढ़ाकर कटमुल्ला का लफ्ज़, खैर ठीक है, मैं जैसा कि मैंने कहा कि हमारी जो बातचीत है, गुफ्तगू है, उसका मौजू बदल जाएगा। तो वजारत इत्तलात और नशरियात को चाहिए कि वो इस तरीके के सर्कुलर जारी करने से पहले कुछ मशवरे ले लें। अपने जो जिम्मेदारान हैं, महकमे के जो जिम्मेदारान हैं, उनसे कुछ ना कुछ मुशावरत इस पर कर लें। सजा साहब, हम हैदराबाद का रुख करते हैं, जहाँ पर जुबली हिल्स में बाई इलेक्शन होने वाला है, ज़मीनी इंतखाबात है। वहाँ के जो मुंतखब रुकन असम्बली थे मागंटी गोपीनाथ, उनके देहांत के बाद जो है वहाँ पर असम्बली इंतखाबात है। 11 नवंबर को दूसरे मरहले की जो मजमूई असम्बली के वो जो रायदही है, दूसरे मरहले की रायदही में जुबली हिल्स को शामिल किया गया है। लेकिन कल तेलंगाना भवन में एक बड़े PRS पार्टी के कारकुनों से खिताब करते हुए पार्टी के जो कारगुजार सदर है KT रामाराव, KTR जो जिसको कहा जाता है, KTR, खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा कि जुबली हिल्स बाईपोल जो है वो कांग्रेस गवर्नेंस जो उसके लिए एक रेफरेंडम है, ये KTR ने कहा है। जी बिल्कुल, देखिए जुबली हिल में जैसा कि हम जानते हैं कि ज़िमनी इंतखाब है, वहाँ पे जो है 12 तारीख को पोलिंग होगी और 14 को जो है नवंबर को रिजल्ट का जो है डिक्लेयर होगा। लेकिन अब ये जंग जो है अना की जंग बन चुकी है। जुबली हिल्स का हल्का जो है अना की जंग बन चुका है। वहाँ से BRS के जो है लीडर MLA थे, जिनके जो है मौत के बाद जो है सीट खाली हुई है। तो इस सिलसिले में अब BRS और यकीनन कांग्रेस के माबेन कांटे का मुकाबला है, और जो है इस मुकाबले में KT रामाराव ऐसा मालूम होता है कि पूरी तरीके से कूद पड़े हैं। वहाँ पे हरीश राव भी हैं, KT रामाराव भी हैं, सविता इंदिरा रेड्डी भी हैं, सारे जो है साबिका मिनिस्टर्स को जो है साबिका मिनिस्टर्स, अराकीन असम्बली जो मुंतखब होकर आए हैं, वो अराकीन असम्बली है, जो इलेक्शन हार चुके कांग्रेस के बड़े लीडर जो है, वो माइनॉरिटी लीडर्स हो, पूरे सरगर्म है वहाँ पर। जैसा एक चीज़ मैं अपने नाज़रीन को ये बता दूँ, 2014 में जब पहली बार रियासत बनी थी, रियासत के असम्बली इंतखाबात हुए थे, तो जो मागंटी गोपीनाथ है, 2014 में भी मागंटी गोपीनाथ जुबली हिल्स से मुंतखब हुए थे। 2019 के असम्बली इंतखाबात में भी मागंटी गोपीनाथ जुबली हिल्स से मुंतखब हुए थे, और 2024 के जो असम्बली इंतखाबात हुए उसमें भी लगातार रियासत बनने के बाद तीसरा इलेक्शन जो 2024 में हुआ, तीनों इंतखाबात में मागंटी गोपीनाथ वहां से मुंतखब होकर आए थे, MLA के तौर पर वो मुंतखब हुए थे। BRS पार्टी से ही उनका इंतखाब अमल में आया था, क्योंकि तेलुगु देशम खत्म हो गई थी। तेलुगु देशम खत्म होने की वजह से बड़े लीडर थे तेलुगु देशम के, ये मागंटी गोपीनाथ का शुमार तेलुगु देशम के बड़े लीडरों में था। चूंकि रियासत मतलब तश्कील अमल में आ गई थी तेलंगाना की, तो तेलुगु देशम पार्टी का तेलंगाना से सफाया हो गया था। तो मागंटी गोपीनाथ ने BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जैसा कि तलसानी श्रीनिवास यादव है और दूसरे लीडरान हैं, उनकी तरह ये भी BRS पार्टी में आए थे और मुंतखब हुए वहां से। एक अहम बात यह है कि जुबली हिल्स जो असम्बली हल्का है, वहां पर सेटलर्स जो है वोट ज्यादा है, और वहां के जो डिसाइडर वोट है
जी वो मुंतखब किंग मेकर जो वोट जिसको हम कह सकते हैं वो माइनॉरिटीज के वोट है वहां पर। जी तो हमेशा से मागंटी गोपीनाथ का जो वो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ उनका रवैया बहुत अच्छा रहा है। जी बिल्कुल। तो यकीनन देखिए ये टक्कर कांटे की होगी, और देखा जैसा कि देखा जा रहा है, और जैसा कि आपने कहा कि एक जानिब तो ये मुकाबला कांटे का होने जा रहा है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ये कल ही की बात नहीं है, बल्कि एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि केटीआर जो है जारहाना जो है मुहिम वहाँ पे चला रहे हैं, और जिस तरीके से वो कांग्रेस हुकूमत को और रेवंत रेड्डी को निशाना बना रहे हैं, और जिस तरीके से अब देखिए अब कल भी जो है तेलंगाना भवन में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सारे तरक्याती प्रोजेक्ट जो है कांग्रेस ने रोक दिए हैं, और जो है फिर और उनका ये कहना था कि 2 साल में कांग्रेस ने तरक्की के नाम पे कुछ भी नहीं किया। बहरहाल जो है ये अब इलेक्शन की लड़ाई है, तो अब देखने वाली बात यह होगी दबी साहब कि ये जो एक तो कांग्रेस के लिए ये सीट इसलिए आना का मसला है कि यहाँ कांग्रेस रोलिंग में है, और जो फिर है दूसरी चीज ये कि जी कांग्रेस भी पूरी अपनी ताकत लगाई हुई है। जी नवीन यादव जो है, जी नवीन यादव को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जी हालांकि नवीन कुमार यादव पिछले 2 मरतबा से भी उन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों से शायद 2014 में जो है वो MIM से उम्मीदवार बने हुए थे, उसके बाद फिर कांग्रेस में आए। जिस तरीके से भी चला, तीनों मरतबा भी उन्हें शिकस्त फाश हुई है, तीनों मरतबा जी भी वो मागंटी गोपीनाथ के हाथों उन्हें जी शिकस्त हुए। हालांकि इस मरतबा कांग्रेस बरसरे इख्तिदार है रियासत में, जी और फिर जो है पूरी अपनी जो ताकत होती है, एक कांग्रेस के स्टार कैंपेनर्स की एक लिस्ट भी जारी हुई जो जुबली हिल्स असेंबली हल्के में जो है वो इंतखाबी मुहिम कांग्रेस के लिए चलाएंगे, नवीन कुमार यादव के लिए चलाएंगे। तो कांग्रेस भी ये, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस के लिए भी आना का मसला बना हुआ है, जी और BRS भी इसको बड़ा संजीदगी से इस इलेक्शन को लड़ती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। देखिए यकीनन यकीनन देखिए एक कांटे की टक्कर होगी, एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, और अभी तक भी देखिए जबी साहब, अभी तक भी आप भी जो है उस हल्के की जो है नज़र रखे हुए हैं, और भी साफ़ी हैं, लेकिन वो ये कहने से कासिर हैं कि कौन जीत पाएगा। जी यकीन इतनी मतलब जो है वहाँ पे सूरत हाल इतनी पेचीदा हो गई है, मौक़िफ़ जो है जी वो आए दिन जो है वो तब्दील होता जा रहा है जी सियासी जमातों की। आज गालिबन वहाँ पे बड़े बड़े रैलीज भी हो रहे हैं, जी पदयात्राएं भी हो रही हैं मुस्लिम वोटरों की तरफ। जी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, BRS हो या कांग्रेस हो, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की जो तवज्जो है वो मुस्लिम वोटर्स दिखाई दे रहे हैं सज्जाद साहब। जी बिल्कुल। देखिए तो अब जैसा कि आपने कहा कि फ़ैसला जो है मुस्लिम वोटर्स को करना है, और बड़ा दिलचस्प बात ये रही है, आपने भी देखा होगा वो अब हम इसको ड्रामा कहेंगे या फिर जो है वो हकीकत थी क्या था नहीं मालूम। जुमा के दिन अचानक नवीन यादव मस्जिद में पहुंच जाते हैं, मस्जिद के बाबू दाखिले पे असद अवैसी निकलते हैं और उनसे गले मिलते हैं, और फिर उसी मस्जिद से अजहरुद्दीन साहब भी जो है बाहर निकल रहे हैं, जो साबिक में लड़ चुके हैं कांग्रेस से। अजहरुद्दीन और असदुद्दीन अवैसी को दोनों को गले मिलते हुए भी मैंने देखा। जी बिल्कुल। असदुद्दीन अवैसी ने हालिया दिनों में अजहरुद्दीन पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने बिहार के जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं, MIM के जो मुंतखब अरकान असम्बली थे, उन्हें RJD में और कांग्रेस में शामिल करने में उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया है। एक रुकन असम्बली का नाम उन्होंने लिया था बाज़ाब्ता, और उसे करोड़ रुपए की पेशकश भी की गई, और वो करोड़ रुपए में बिक गया कांग्रेस को, और उसने दुबई में होटल खोली और उसका नाम बिरयानी हाउस रखा। असदुद्दीन अवैसी की मैं तकरीर सुन रहा था। ये देखिए सियासत इसी को कहते हैं। आप स्टेज पर अगर अजहरुद्दीन को गालियां दे रहे हैं, फिर अजहरुद्दीन सामने आ जाए तो उनसे गले मिल रहे हैं आप, तो इस तरीके की पॉलिटिक्स इस वास्ते कहते हैं कि सियासतदानों का कोई ईमान नहीं होता, ये कहा जाता है। तो ईमान सियासी मैदान में जो है, सियासी मैदान में उनका कोई ईमान नहीं होता। सुबह का दोस्त जो है वो शाम में दुश्मन हो जाता है, और शाम का दुश्मन जो है वो सवेरे जो है उनका दोस्त हो जाता है। तो इस तरीके की पॉलिटिक्स हमें मुसलसिल देखने को हैदराबाद में भी मिल रही है। हालांकि हैदराबाद की ऐसी पॉलिटिक्स नहीं थी। पहले जो होते थे तो कट्टर हरीफ होते थे, एक दूसरे के मुकाबले में होते थे, बंडमबाजी रैलियों पे होती थी, सड़कों पर गाड़ियां उल्टी पड़ी जाती थी, तो बड़े पैमाने पर तसादुम होते थे। आज का दुश्मन जो है वो मुस्तकिल तौर पर जो है वो सियासी दुश्मन रहा करता था, वो खबर में पहुंचने तक सियासी दुश्मन। लेकिन अब ऐसी हो गई है हैदराबाद की
की सियासत, रात में अगर किसी को गालियां देते हैं तो फिर सुबह सामना उससे हो जाता है तो उससे गले मिल जाते हैं। तो जो है सियासी कायदीन का जो है वो ईमान, सियासी ईमान जो है वो बरकरार नहीं रहता। हमें इशारा मिल गया सज्जाद साहब, एक दो अहम खबरें हैं जिस पर हमें तबसरा करना ज़रूरी है। आरएसएस का जो मसला चल रहा है कर्नाटका में, वो जो है वो लफ्जी झड़पों पर आ गया है। आरएसएस पर, आरएसएस की सरगर्मियों को, जो खानगी जो जगह होती है, प्रीमिसेस होते हैं, सरकारी मुकामात है, इदारे, स्कूल्स वगैरह है, वहाँ पर आरएसएस की सरगर्मियों पर इम्तना आयद करने के लिए जो खरगे के फर्जंद हैं, उन्होंने एक मकतूब सिद्धारामैया को लिखा था, चीफ मिनिस्टर कर्नाटका को। और उसी मकतूब के हवाले से जब कार्रवाई शुरू हुई तो आरएसएस भी चरागपा हो गई वहाँ पर। और ये कहा जा रहा है कि ये अनडिक्लेयर्ड, गैर मौलाना इमरजेंसी है। जी देखिए, बिल्कुल। आरएसएस के लोग कर्नाटका में इम्तना करने पर गैर मौलाना इमरजेंसी कह रहे हैं, जी मगर यही आरएसएस के लोग उत्तर प्रदेश में अगर मुसलमानों के घर तोड़े जाते हैं, नहीं, एक जो है एक ग्रुप बना के ये लोग जो है लोगों के जहन साजी का काम कर रहे हैं या लोगों को जो है नफ़रत की जानिब राग़िब कर रहे हैं, या इस तरह से उन्होंने कहा था कि बैंड लगा देना चाहिए आरएसएस को, कर्नाटका में आरएसएस को और उसकी सरगर्मियों पे बैन लगाने का उन्होंने जो है वहाँ की कर्नाटक में रियासती सरकार से उन्होंने अपील की थी, जिसके बाद जो है रियासती सरकार ने आरएसएस की सरगर्मियों पे नज़र रखनी शुरू की। और ये खबरें भी आई हैं कि कुछ सरकारी इदारों में, स्कूलों में उनको मना किया गया आने से। ज़ाहिरी बात है, जब आप जो है दूसरी जहाँ आपकी रियासतें हैं वहाँ पे आप मुसलमानों के ताल्लुक़ से या फिर किसी के भी जो है पसमानदा तबक़ात के हवाले से आपका रवैया इंतहाई मानदाना है, तो वही रवैया यहाँ आपके हवाले से इख्तियार किया गया, तो फिर जो है चरागपा हो गई है बीजेपी। और जो है बीजेपी के साबिक जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता जो है एक टीवी डिबेट में उन्होंने कहा कि मुसलमान सड़कों पे नमाज़ पढ़ते हैं, उन पे भी पाबंदी लगाओ। तो ये बड़ा जो है पेचीदा मसला। असल मसला क्या है कि आरएसएस की सरगर्मियों पर इम्तना जैसे आयत करने की बात की जाती है तो आरएसएस और बीजेपी को सड़कों पर नमाज पढ़ते मुसलमान दिखाई देते हैं, मगर वो सड़कों पर एहतिजाज आई लव मोहम्मद के लिए, नामे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार के लिए सड़कों पर निकलने वाले जो मुसलमान नौजवान होते हैं उन पर अंधाधुंध बरसाई जाने वाली लाठियाँ जो है वो उन्हें नज़र नहीं आती। तो खैर ये ठीक है, आरएसएस फ़िलहाल चरागपा है कर्नाटका में, कर्नाटक हुकूमत की जानिब से। अगला इस ज़िमन में क्या फ़ैसला आता है उसको हम ज़रूर उस पर नज़र रखेंगे और हमारे नाज़रीन तक ये इत्तलात बाहम पहुँचाते रहेंगे। तो नाज़रीन, बिहार इंतखाबात में 143 नामों का जो है उम्मीदवारों का ऐलान आरजेडी की जानिब से कर दिया गया है। आरजेडी के जो सरबराह रियासती सदर है तेजस्वी यादव, उन्हें राघोपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। नादरीन, एक अहम खबर ये भी है कि महाराष्ट्र में 96 लाख फर्जी वोटरों को तैयार करने का इल्ज़ाम किसी और ने नहीं बल्कि राज ठाकरे ने इलेक्शन कमीशन पर लगाया है। तो अब ये देखिए, महाराष्ट्र की जो राहुल गांधी ने जिन चीज़ों को छेड़ा था, जिन चीज़ों को उजागर किया था, जो अवाम के मंजर आम पर जिन चीज़ों को राहुल गांधी लेकर आए थे, वो तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता निकल कर अब अवाम के सामने आ रही हैं। तो एक आलमी ख़बर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूक्रेन के सदर हैं, उनको इंतबा दे रहे हैं कि अगर तुम रशिया से डील नहीं कर लोगे तो वो उन्हें तबाह कर देगा। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, जहाँ तक समझता हूँ मैं, सटिया गए हैं। आप रशिया की हिमायत कर रहे हैं और रशिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि जो बाइडन के इसरार पर नेटो में यूक्रेन को शामिल करने के लिए जब वहाँ पर मराकज़ कायम किए जा रहे थे नेटो के, तो वो अमेरिका की ही ईमा पर राजी हुए थे यूक्रेन नेटो में शामिल होने के लिए। और अब जब सदर तब्दील होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बनते हैं, तो आप ज़ेलेंस्की को जाकर दबाव डाल रहे हैं कि वो दो जानू हो जाए रशिया के सामने। ये अजीब व गरीब। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि रशियन ऑयल अगर ख़रीदता है हिंदुस्तान, इंतबा है। फिर एक मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान को इंतबा दिया है कि अगर हिंदुस्तान रूसी तेल ख़रीदता है तो उसको मज़ीद महसूलात का सामना करना पड़ेगा। सख्त तरीन टैरिफ का जो है सामना, हैवी टैरिफ का सामने की धमकी दी है। देखिए, 3 दिन पहले ही हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कहा था, जयशंकर ने कहा था कि हम जो है रूस से तेल की ख़रीदारी कम करके
अमेरिका के साथ इस बातचीत में लगे हैं कि वो हम पे जो टैरिफ का जो है जो आयद किया गया है उस टैरिफ के मसले को सुलझाने में लगे हुए हैं। ये बयान आया था एस जयशंकर का। और फिर जो है उसके बाद देखिए हमारे मीडिया का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा मीडिया बात को समझता नहीं है और वो हिदायत पे कारबंद है, पता नहीं क्या है, नहीं मालूम है। उन्होंने इतना जो है उसको हाइप दिया था कि अब हम जो है कन्विंस कर लेंगे ट्रम्प को, ट्रम्प का जो है मसला नहीं है, वो हमारा दोस्त है वगैरह वगैरह। इन सारी जो है मीडिया की खबरों के बाद आज ट्रम्प का फिर एक बयान आ जाता है, सख्त बयान, जिसमें वो धमकी देते हैं कि अगर आप रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करोगे तो आपको और मज़ीद भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। तो यकीनन जो है ये हमारे खारिजा पॉलिसी की नाकामी को जो नाकामी है यकीनन जाहिर करता ये है। खारिजा जी पॉलिसी के नाकाम खारिजा पॉलिसियों का जी नतीजा है। और ये वो नतीजा है जिसकी वजह से हम, जैसा कि मैंने कहा हमारी गुफ्तगू के आगाज़ में, महंगाई के हवाले से हमने कहा कि 1,30,000 रुपये तोला सोना जी पहुंच गया है। तो ये यही खारिजी पॉलिसी की, नाकाम खारिजी पॉलिसी का नतीजा है। ये महसूलात में इजाफा जो है वो और आने वाले दिनों में और महंगाई को किस हद तक ले जाएगा इसका अंदाज़ा भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा है कि पड़ोसी ममालिक जिस माशी बहरान की वजह से जिन मसाइल का शिकार हुए हैं, हम तो यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान उन मसाइल का शिकार कभी ना हो, क्योंकि हिंदुस्तान जो है एक अजीम जमहूरियत है और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में 2014 से पहले तक हिंदुस्तान का शुमार था। मगर 2014 के बाद से जिस किस्म के पॉलिसीज़ खारिजी उमूर को लेकर अंजाम दिए गए हैं, उससे जो है बड़ी परेशानियां हिंदुस्तान को झेलनी पड़े हैं। खा वो अमेरिका का मामला हो, खा वो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान में जंग का मामला हो, ये तमाम जो वाक़यात हैं, मामलात में रिवायती जो हिंदुस्तान का जो रिवायती रवैया रहा है, वो रिवायती रवैये से हटकर हिंदुस्तान ने ये 2014 के बाद से काम किया है। उसका नतीजा, उसका खामियाजा जो है वो हिंदुस्तान की आवाम महंगाई की शक्ल में मुसलसिल भुगत रही है। तो नादरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफ़िज़।